नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए थेल्स प्रमेय यानी कि प्रमेय नंबर 1 त्रिभुज का चैप्टर अब शुरू है। प्रमेय नंबर 1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे आजकल हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये अब थेल्स कौन है? थेल्स एक यूनान के महान गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपना मत दिया बताया कि अगर कोई भी त्रिभुज समान कोणीय है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो उन्होंने इस बात को बताया। ठीक है, तो ये थेल्स कौन है? एक यूनान के महान गणितज्ञ हैं जिन्होंने हमें थेल्स मतलब अपना एक मत दिया। उन्होंने कथन में बताया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इस बात को उन्होंने बताया कि अगर कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में आप लोगों को पता है कि 3 भुजाएं होती हैं। देखो कितनी गजब की बात इन्होंने बताई है। अभी हम इसको करके भी बताते हैं, इसको सिद्ध करके भी बताएंगे। इतना आसान है कि आपसे क्या बताएं हम। त्रिभुज बहुत ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। पढ़ते नहीं है इसलिए कठिन लगता है। जब आप लोग पढ़ेंगे हमारे साथ, वीडियो में बने रहेंगे शुरू से आखिरी तक, तो आपको पूरा का पूरा थेल्स प्रमेय यानी प्रमेय नंबर 1 अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? प्रमेय जरूर 9-10 प्रमेय है, उनमें से कोई ना कोई एक प्रमेय अवश्य आती है। ठीक, अब देखिए ध्यान से। इन्होंने पहली चीज ये बताया कि यदि किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, यदि किसी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है अन्य उन दोनों भुजाओं पर, यानी जिस भुजा पर प्रतिच्छेदित करेगी, जिस भुजा पर काटेगी, उसको 2 अनुपात यानी समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो कहने का मतलब ये है। अब थोड़ा करके बता दिया जाए। देखिए, एक त्रिभुज हम मान लीजिए बना दे रहे हैं ABC। ऐसे एक त्रिभुज हमने बना दिया जिसका नाम रख दिया ABC। अब कहा है, देखिए क्या कहा गया है कथन में। कथन में कहा गया, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मतलब एक भुजा मान ले रहे हैं हम BC। इसी भुजा के समांतर हम कोई एक रेखा खींच दे रहे हैं। एक रेखा यहां से यहां पे ऐसे खींच दे रहे हैं। अब देखिए कहा है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित, मतलब यहाँ एक प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है। इस बिंदु को हम मान ले रहे हैं D, इस बिंदु को मान ले रहे हैं हम E। यानी कि कहा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब एक भुजा के समांतर, ठीक है, इस BC के समांतर एक हमने रेखा D खींचा जो अन्य दूसरी भुजा यानी कि AB और AC को भिन्न भुजा कहाँ D पे और E पे भिन्न भिन्न प्रतिच्छेदित करती है, मतलब काटती है, खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इस बात को सिद्ध करना है, यानी कि यहां से यहां तक ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि ये एक समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है AB बटा BD और AE बटा EC, यानी कि ये समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी बात को हमें लिखना है। ठीक है, मतलब इसी बात को हमें सिद्ध करना है। थेल्स यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पहली प्रमेय हमारी है। हम इसी प्रमेय को इस वीडियो में पूरा सिद्ध करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, अब हम बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रमेय, दुनिया की जितनी भी प्रमेय होगी, आप लोगों ने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 10 में पढ़ने वाले हैं। कोई भी अगर प्रमेय है तो उसको एक तरीका होता है लिखने का, उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है, मतलब सिस्टम से उसको लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे सबसे पहले? उपपत्ति।
उपपत्ति में दिया है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। पहले तो दिया है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। उपपत्ति पहले नहीं लिखना था, पहले दिया है लिखना था। दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में दिया गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब त्रिभुज ABC में दिया गया है कि किसी, मतलब त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, तो यानी कि BC पैरेलल, BC समांतर DE दिया है। ठीक है, इस बात को दे रखा है कथन में। ठीक है, और अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, यानी कि दिया है के बाद हेडिंग हमारी होगी सिद्ध करना है। क्या हेडिंग होगी, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या कि AD बटे BD बराबर में AE बटे EC, चाहे C लिखिए चाहे EC लिखिए, बात वही है। यानी कि कहा है कि ये जो अब अपने तरीके से बता दिया जाए, यदि कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, उसमें किसी एक भुजा के, आप इसके भी पैरेलल खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, आप इसके पैरेलल यहाँ पे ऐसे खींच सकते हैं, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं। आप किसी भी भुजा के समांतर आप एक रेखा खींच की, ठीक है, उसके समांतर एक रेखा खींच के, जो समांतर रेखा खींचेंगे वो जिस बिंदु पर अन्य दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित कर देगी उसको एक समान अनुपात में विभाजित कर देगी। कहने का मतलब इतना बटे इतना बराबर में होगा इतना बटे इतना की। इस बात को हमें सिद्ध करके दिखाना है। यानी कि इन्होंने थेल्स जो गणितज्ञ जी ने थे, इन्होंने बताया कि अगर कोई भी त्रिभुज समान कोणिक है, अगर उनके समांतर एक कोई रेखा खींची जाती है तो वह उनको एक समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इस बात को उन्होंने बताया, तो इस बात को हम लोग सिद्ध करके भी दिखाएंगे ना। अगर कोई त्रिभुज समान कोणिक है तो उनकी भुजाएं का अनुपात समान अनुपात में होता है, मतलब इस बात को सिद्ध करना है। तो अब इसके बाद हमें लिखना होगा रचना। क्या लिखना होगा, रचना। कोई भी परिमेय होगी बगैर रचना की नहीं होगी, रचना जरूर लिखना होगा, रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो रचना में क्या लिखेंगे हम लोग, रचना में हम लोग को लिखना होगा D को C से मिलाया, D को C से व B को E से मिलाया, मतलब कि इस बिंदु को यहां से इससे मिला देंगे और इसको यहां से, यानी कि B को E से और D को C से, इन बिंदुओं को मिला देंगे। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं, बिंदु D को, बिंदु D को C से व बिंदु B को E से मिलाया। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी रचना हम लोगों को करनी है। दूसरी रचना क्या करनी है, बिंदु D से AE पर लंब खींचना होगा। क्या खींचना होगा, लंब, यानी कि बिंदु E से, यानी कि यहां से इसको लंब खींचना होगा। किस पे, इस पे। लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 अंश का कोण बने। लंब मतलब ये ऊंचाई होगी त्रिभुज की। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग बिंदु D से AE पर लंब खींचा व बिंदु E से AD पर लंब खींचा या डाला लिखिए, कोई बात नहीं है ना, खींचा।
तो आप यहां भी एक लंब खींच सकते हैं ऐसे। अब ये रचना हो गई हमारी कंप्लीट। अब रचना में और कुछ नहीं करना, रचना को एक बार फिर से समझ लेते हैं। रचना में सबसे पहले बिंदु डी से सी को मिला दिया गया, फिर कहा बिंदु बी को ई से मिला दिया गया। फिर दूसरी रचना हमें करनी है, यहाँ पे क्या करना है, बिंदु डी से ए ई पर लंब खींच देना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, अब बिंदु ई से ए डी पर लंब खींच देना। बस इतनी रचना करनी है। अब उसके बाद हमारी वही हेडिंग आती है जो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया था, उपपत्ति। अब वही उपपत्ति लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, उपपत्ति। उपपत्ति में मतलब होता है, अब इसका समाधान मतलब हल करना है, आप हल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। करना क्या है, हम देख रहे हैं ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज मेन जो त्रिभुज हमारा था, जो पहले हमने खींचा था ए बी सी, क्या खींचा था, ए बी सी। तो हमने देखा कि ए बी सी के पैरेलल हमने डी खींचा, तो बी सी और डी तो ये पैरेलल खींचा गया था कथन के हिसाब से। तो हम देख रहे हैं कि ए बी पर, यानी ए बी जो भुजा है और ए सी भुजा है, हमें इन्हीं दोनों भुजाओं को मेन लेना है, क्योंकि हमें यही तो सिद्ध करना है। देखिए ए डी और बी डी किन भुजा पर स्थित है, ए बी पर स्थित है, और ए और बटा ई सी ये किस पे स्थित है, एसी पर स्थित है। यानी कि बीसी का कोई महत्व तो नहीं है, तो हमें बीसी को छोड़ के ही रखना है, हमें बीसी से कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है किसको, ए बी और फिर क्या, एसी। यानी कि त्रिभुज की इन्हीं भुजाओं को हमें अच्छे से देखना है, और इसी से ही हल निकलेगा हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी भुजा पर जो भी त्रिभुज बन रहे हो, ए बी भुजा यानी कि इस वाली भुजा पर जो भी त्रिभुज बन रहे हो, हमें उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। एक बात याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस बात को दिमाग में बैठा के रखना है, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ये होता है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का, मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस भुजा पे कितना त्रिभुज बन रहा है, इस वाले भुजा पर, ए बी भुजा पर। देखिए ए बी भुजा पर कितना त्रिभुज बन रहा है, बन तो कई रहे हैं। देखो एक बन रहा है ए, मतलब यहाँ पे थोड़ा एक चीज गलत हुआ है, गलत नहीं हुआ मतलब नाम नहीं रखा गया है, उस नाम को रख दिया जाए। जो हम लोगों ने कहा कि बिंदु डी से ए ई पर लंब खींचा, और लंब का नाम नहीं रखा गया, लंब का नाम रख देते हैं हम लोग एम, इसका नाम रख देते हैं एन। अब सही है, यानी कि इस चीज को हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ई एम लंब है किस पे, ए डी पर, ओ डी से ए ई पर लंब खींचा गया है, तो इसको इस तरह से डी एन लंब है, डी एन लंब है ए ई पर, किस पे लंब है, ए ई पर। और इस चीज को बिंदु ई से क्या खींचा गया है, ई एम लंब खींचा गया है किस पे, डी ए डी पर। हाँ, ये बात अब क्लियर होगी। अब देखो सुनो ध्यान से, त्रिभुज तो कई दिख रहे हैं, बस केवल हमें त्रिभुज कौन कौन सा लेना है इस बात को खाली ध्यान में रखना है। त्रिभुज देखो हम गिना दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ए ई एम एक त्रिभुज ये मिल गया, एक ठू मिल गया एम ई डी, एक ठू ये मिल गया, और एक त्रिभुज मिल गया एम ई बी, ये मिल गया, और मतलब कई त्रिभुज मिल रहे, डी बी सी ये त्रिभुज मिल गया। तो ये सब त्रिभुजों को हमें नहीं लेना है, हमें केवल लेना है इन त्रिभुजों को जो हम बताने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, ए डी ई ए त्रिभुज ले लेना है, और उसके बाद बी ई डी, चाहे बी डी ई, बात वही है, नाम वही है। यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला हमें लेना है, और हमें एक ये वाला बड़ा वाला लेना है। ठीक भाई, इतना हो गया क्लियर। अब हमें वही लिखना है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का
क्षेत्रफल। वीडियो बड़ी होगी, घबराइएगा नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे आप लोगों को, अच्छे से समझ में आएगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ADE। अब सुनिए हमारी बात ध्यान से। अब इसमें तो ऊंचाई देखो दो है, एक ऊंचाई आप इसको मान सकते हो, एक ऊंचाई आप इसको। हम बोले हैं कि इसमें AD आना चाहिए, तो AD लेने के लिए हमें आधार और ऊंचाई यही तो लेना पड़ेगा ना। तो अगर हम आधार इसको लेते हैं, AD तो लाना ही लाना है, AD अगर इसको लेते हैं तो ऊंचाई हमें ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। हमें ऊंचाई ये लेनी पड़ेगी EM, क्लियर। और हमें आधार क्या लेना पड़ेगा ये, क्योंकि हमें पता है जिस भुजा पर लंब डाला जाता है, जिस पे वो लंब खड़ा रहता है, मतलब जिस भुजा पे लंब रहती है उसी को आधार माना जाता है। बात समझ में आ गई। तो इसका हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए भैया, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार क्या होगा, ये वाली देखिए यहाँ पे ये लंब है, तो इस पे लंब टिकी हुई है, तो जिस पे लंब हमारा टिका हुआ है उसी को आधार बोलेंगे। तो AD हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और गुणे, और यही EM यानी कि ME हमारा हो जाएगा लंब, ऊंचाई, ठीक। इसको हम समीकरण कितना बना लेते हैं, 1। इसको समीकरण कितना बना लेते हैं, 1। फिर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज। अब कौन सी त्रिभुज की बात किए थे हम, त्रिभुज हम DEB की कहो, चाहे BED की कहो, चाहे EDB की कहो, कोई बात नहीं है, तो आप BED कहो। त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये तो आपको समझना ही, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो लिखना तो है नहीं। तो इसमें आधार देखो भैया, सुनो ध्यान से हमारी बात। अब ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को अगर हम अलग से कर दें, इस त्रिभुज को अलग से अगर निकालें, देखो ये वाला त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ऐसे करके है ना। यहाँ पे D लिखा गया है, यहाँ पे B लिखा गया है, यहाँ पे E। इसको देखो अलग करके हम बता रहे हैं, यानी कि ये देखो BD मतलब DE भुजा ये वाली हो गई, और ये BD वाली भुजा हो गई ये, और उसके बाद BE भुजा ये हो गई। तो इसमें हमें तो ऊंचाई पता नहीं चल रही है। ऊंचाई जब ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, अधिक कोण मतलब 90 अंश से अधिक कोण बन रहा है, तो इसमें ऊंचाई कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी। तो आप जब इसको ऐसे बढ़ाओगे, देखो इसको ऐसे बढ़ाओगे, तो यहाँ पे ये E और यम बिंदु मिलेगा। थोड़ा इसको जब यहाँ से ऐसे बढ़ाओगे, देखो यहाँ तक तो है, ये यहाँ तक है, इसको जब बढ़ाओगे तो ये ऊंचाई आपकी यहाँ पे मिलेगी, तो ये आपकी ऊंचाई ME हो जाएगी, और आधार आपका यही BD ही रहेगा, ना कि ये यहाँ से BM नहीं होगा, मतलब आधार तो यही रहेगा आपका BD, ठीक है। तो ये भुजा केवल बढ़ी है, ऊंचाई आप अगर देखेंगे तो ऊंचाई ME ही रहेगी, और आधार आपका BD रहेगा। तो BD आधार हो गया, गुणे ऊंचाई कितना हो गया, ME। ये समीकरण नंबर 2, समझ गए। अब इधर का काम खत्म, यानी कि AB जो भुजा थी हमारी, AB भुजा के जो इस साइड में जो भी थे, मतलब त्रिभुज बन रहे थे, 2 त्रिभुज बन रहे थे, अब उनका काम खत्म। अब हमें उधर साइड का देखना है। अब उधर साइड का हमें देखना है, ठीक ऐसे ही देखना है, ऐसे ही क्या देखना है, AC भुजा पे जो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज एक बन रहा है, ये AB मतलब ADE बन रहा है, एक वही वाला त्रिभुज लेना जो इसमें त्रिभुज लिया गया था इस वाले में, और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, CED, चाहे ECDC, चाहे ECD, ऐसे भी कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं। तो इसको लेने के लिए इसको समीकरण नंबर 2 बन गया। अब लिखोगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा। अब सुनिए ध्यान से, ADE, अभी तो बोलोगे सर यहाँ पे ADE का तो क्षेत्रफल निकाला गया, हाँ बिल्कुल बेटा निकाला गया, लेकिन इसमें हमने ऊंचाई ये लिया था,
और आधार ये लिया था। अब की बार थोड़ा बदल के करना है, अब की बार ऊंचाई अपने को ये लेना है और आधार ये लेना है, यानी कि ए ई आधार होगा और डी एन क्या होगा हमारा ऊंचाई होगा। अब की बार तो उसकी ऊंचाई और आधार दोनों बदला हुआ है, तो अब की बार वही करना है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा ए ई गुणे इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी डी एन, चाहे एन डी लिखिए कोई बात नहीं। इसको आप समीकरण नंबर कितना बना लीजिए बेटा, 3 बना लीजिए। कितना बना लेंगे, 3। और उसके बाद अब देखो ध्यान से, हम फिर उसी टॉपिक पे आ गए। जिस प्रकार से हमने ये वाला त्रिभुज इस साइड वाले में लिया था, उसी प्रकार से ये वाले साइड का त्रिभुज जिसमें ये मिले हमें आधार ईसी मिल जाए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। बेटा सुनो ध्यान से, ये भी वैसे बनेगा। ये भी कैसे बनेगा बाबू, ये भी वैसे बनेगा जिस प्रकार से अधिक कोण बन रहा था, जैसे ये वाला बताए हैं हम, वैसे देखो यहाँ पे अधिक कोण बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है तो इसकी ऊंचाई जो होगी ये हो जाएगी, ऊंचाई ये हो जाएगी, आधार इसका यही हो जाएगा। बात समझ रहे, ये देखो ये अपना आधार हो जाएगा। बाकी ये जब अधिक कोण यहाँ पे बन रहा है, इसको भी अगर आप लोगों को समझना है तो इसको भी हम देखो बता दे रहे हैं। इसको बताएंगे ऐसे, इसको बताने के लिए यूं यूं यूं, ठीक। ये देखो ऐसे ऐसे गया है, ऐसे बना हुआ है, तो ये अपनी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, सीई आधार हो गया और गुणे ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई वही डी एन, क्या हो गई बेटा डी एन। समीकरण नंबर कितना बन गया, 4। अब सुनिए ध्यान से, ये जैसे हम ए बी भुजा पे दोनों त्रिभुज क्रम से निकाले थे और एसी भुजा पे दोनों त्रिभुज क्रम से निकाले हैं, तो हमें उन्हीं त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात लेना है, उन्हीं त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। क्योंकि अनुपात क्यों लेना है, क्योंकि कहा यहाँ पे अनुपात में विभाजित करते हैं, तो कहीं ना कहीं अनुपात लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 का 2 से और 3 का 4 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 का यहाँ पे अलग से हम लोग लिखेंगे, अलग से लिखेंगे बेटा क्या, समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 3 में समीकरण नंबर 4 से भाग देने पर, आप भाग देने पर लिख दीजिए, चाहे समीकरण 1 का 2 से व समीकरण 3 का 4 से अनुपात करने पर, अनुपात निकालने पर, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो वो कर दीजिए। तो समीकरण 1 का 2 से, समीकरण 1 कहाँ है बेटा, समीकरण 1 यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अनुपात जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, मतलब एडी था, और गुणे एम ई। और यहाँ पे देखें दूसरे वाले में है 1/2 गुणे बी डी और गुणे एम ई। देख लीजिए एक बार मिला लीजिए। समीकरण 1 लिखा गया है, समीकरण 1 यही ना है, समीकरण 1 लिखा गया है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे में क्या हो जाएगा बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 बी डी और गुणे एम ई। ठीक है, इतना आ गया। अब देख रहे हैं हम यम ई और यम ई ये कट जा रहा है, 1/2 कट जा रहा है, तो आ गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर में आ गया ए डी बटा में कहा गया बी डी। समीकरण नंबर कितना बन गया 5, ये समीकरण नंबर 5 बन गया।
अगर इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो अब हम क्या करें, हम ये वाला चीज केवल छोड़ के, ठीक है, बाकी सबको मिटा दें। एक बार देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब जगह कम पड़ रही है तो मिटाना तो पड़ेगा ही। हाँ तो देखिए, जो हमारे काम की चीजें थी हमने उसको अभी छोड़ रखा है, जो काम की चीजें नहीं थी हमने उसे मिटा दिया, यहाँ का चीज जो सब था मिटा दिया गया। अब एक चीज देखिए, अभी तो हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 1 में 2 से अनुपात निकाल लिया, अभी तो 3 व 4 से तो बाकी है। 3 व 4 का थोड़ा कर लिया जाए, 3 व 4 का कर लेंगे, यानी कि ये वाला समीकरण 3 ये है और 4 नंबर ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, सीईडी का क्षेत्रफल बराबर में एका है 1/2 गुणे 1/2 AE गुणे DN। ये दिया गया है 1/2 गुणे CE गुणे DN। सेम प्रोसेस वही, जैसे यहाँ पे जो कटा है उसको काट दीजिए, यहाँ पे क्या कट जाएगा बेटा, DN और DN कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो ये आ गया, कितना आएगा, आएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AE का क्षेत्र मतलब AE बटे CE। अब लगभग हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, लगभग आधा से ज्यादा। अब सोच लीजिए कितना आसान था, बस इतना चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ गया है, समझ लीजिए पूरा सॉल्व। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था क्या, AD बटे BD बराबर में AE बटे EC। इतना तो आ गया, बस केवल देख रहे हैं। अब इधर देखिए, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मतलब ये बराबर तो आ गया। यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना, अब केवल हम इनको बराबर कर ले जाए। अब इनको बराबर करने के लिए पता है आप लोगों को क्या करना होगा, एक बात सोचनी होगी। बात सोचनी क्या होगी, आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, नहीं बताया गया हो तो हम बता रहे हैं। यदि कोई भी दो समांतर रेखाएं हो, आप लोग यहां समझिए, यदि कोई भी दो समांतर रेखाएं हो, ऐसे अगर कोई दो समांतर रेखा हो, अच्छे से समझिएगा, यदि कोई दो समांतर रेखा हो, यदि इसमें किसी भी मतलब रेखा को आप आधार मान के, यानी कि यहां से यहां तक AB को आप आधार मान लीजिए, और इससे अगर जितने भी त्रिभुज बनाओगे बेटा, ये जैसे बन गया त्रिभुज ये ABC, ये ABC, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ABC, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फिर इसी को आधार मान के यदि आप यहाँ पे एक त्रिभुज और बनाते हैं, ऐसे D ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, तो ये मतलब उस परिमेय से ये क्या होगा जान रहे हैं, यानी कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये कक्षा 9 में हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है, सिद्ध मतलब पढ़ चुके हैं इसको। यदि ये बात याद रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की मतलब ऐसे नहीं बताओगे, कहोगे यदि किसी समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है यदि उनकी एक रेखा को आधार मान के जितने भी त्रिभुज, आप एक त्रिभुज यहाँ पे अगर बनाएंगे, एक त्रिभुज ऐसे अगर बनाते हैं, मतलब इसी को आधार मान के ऐसे करके बनाते हैं, चाहे भी जैसे करके आप त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे केवल आधार यही AB हो,
आधार ये भी हो और इस वाली रेखा में आपका कोई भी बिंदु कहीं भी हो तो वो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब ठीक उसी प्रकार से देखिए ये बीसी रेखा जो है और फिर ये क्या है, डी, बीसी के पैरेलल तो डी है, बीसी के तो समांतर ही डी है। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी कि बी सी डी का जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर, बीईसी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये इसके बराबर हो गया और यही काम तो यही हुआ, ये भी बीईसी। अब देखो किसको आधार माना गया है, आधार इसको मान रहे हैं डी को यहाँ पे हमने क्या बताया, हमने बताया कि ए बी को आधार मानेंगे। यहाँ पे आधार देखो किसको माना गया भाई, इसको माना गया डी को, डी रेखा को आधार माना गया। इससे देखो दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज कौन सा बना है, डी ई डी सी, चाहे सी ई डी, ये वाला देखो त्रिभुज है, इसको आधार मान के ऐसे बनाया गया है। यानी इसका क्षेत्रफल ध्यान से देख लो, इसका क्षेत्रफल, अब देखो भाई इसको आधार माना गया है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यानी कि ई मतलब सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, अब इसके क्षेत्रफल के, देख लीजिए ध्यान से। यानी कि ये वाला जो होगा ये, इसमें भी देखिए डीई, इसमें भी डीई क्या है, आधार है, और ये वाली भुजा हो गई, ये वाली भुजा हो गई। अब ये वाला क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस बात को आप लोग लिखोगे यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज ना लिखिए, यदि किसी समांतर रेखा, यदि किसी दो समांतर रेखा में एक भुजा को आधार मानकर त्रिभुज खींचा जाए तो उनके क्षेत्रफल समान या बराबर होंगे। यदि किसी दो समांतर रेखाओं के बीच न चाहे जितना त्रिभुज बनाया जाए, दो समांतर रेखाओं के बीच चाहे जितना, मतलब एक भुजा को आधार मानकर चाहे जितना भी त्रिभुज बनाया जाए तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि में समान होंगे, यानी कि उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। अतः त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, मतलब बराबर होगा ना। अब देख लीजिए, बता भी दिए हैं, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 9th वाला पर में एक बार ध्यान से। ये देखो BC और DE दोनों रेखाएं तो पैरेलल थी, समान थी, तो इनके मध्य में, मतलब इसमें एक भुजा को, DE भुजा को आधार मानकर त्रिभुज बनाया गया, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इस समीकरण को आप कितना बना लीजिए, 7 नंबर बना लीजिए। कितना बना लीजिए, 7 नंबर, इसको 7 नंबर बना लीजिए इस समीकरण को। यही अब हम संशोधन कर लेंगे, चाहे इसका मान हम 5 में रख देंगे, चाहे इस 7 का मान 6 में रख देंगे, चाहे जिस भी समीकरण में आप रख दोगे तुरंत का तुरंत उत्तर आ जाएगा। अब अपने काम की ये चीजें नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। इतनी चीजें अपने काम की अब नहीं है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए भैया, समीकरण जो दिया गया है कि त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर होगा CED के क्षेत्रफल के, यानी कि इसका मान जो है आप चाहे 6 में रख दीजिए, चाहे 5 में रख दीजिए, आपकी जहां इच्छा हो वहां पे रख दीजिए। तो हम समीकरण नंबर किस में रख दे रहे हैं, तो 6 में ही रख रहे हैं ना।
यानी कि समीकरण 7 का मान, समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखने पर 6 में रख दीजिए। 6 में रखेंगे जहां पे आपका लिखा होगा CED, जहां पे लिखा होगा CED वहां पे BED का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो यानी कि ऊपर जो जैसे लिखा गया उसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, अब CED का क्षेत्रफल है, CED की जगह पे आप क्या रख देंगे, हम क्या रखेंगे, BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर AE बटे CE। समझ गए हैं? इसको पर समीकरण नंबर कितना बना दीजिए, 8 बना दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, समीकरण चाहे जितना बने उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। ये ना सोचिएगा कि मतलब 7 बन गया, 8 बन गया, 9 बन गया, 10 बन गया, इससे मतलब नहीं। बस मतलब है कि हम जो समीकरण बनाएंगे उसको नाम रखेंगे, क्रम से हम करते चले जाएंगे, सिस्टम से होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे काम की 7 का नहीं है और ना ही बचा है 6 का, अब मतलब है केवल किसका, 5 का और किसका, 8 का। अब हम केवल 5 को और 8 को ही देखेंगे। समीकरण 5 को ध्यान से देख लीजिए और समीकरण नंबर 8 को देख लीजिए। समीकरण 5 को अगर देखेंगे आप, समीकरण नंबर 5 देखिए, क्या ध्यान से देखिए थोड़ा सा। समीकरण नंबर 5 यहाँ पे है, सॉरी 8 है और समीकरण 5 यहाँ पे है, समीकरण नंबर 5 यहाँ पे है, इसको देख लेंगे। समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 8 को आप देखें ध्यान से। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे BED का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे BED का क्षेत्रफल, ये वाला पक्ष बराबर दिख रहा है। तो जब एक चीज हो है, अगर किसी भी समीकरण में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एक पक्ष बराबर दिखता है, यानी चाहे लेफ्ट वाला पक्ष लेफ्ट के बराबर हो, ठीक है, तो राइट वाला राइट के बराबर हो जाता है। तो इसमें ये वाला पक्ष इसके बराबर है, तो ये राइट वाला पक्ष राइट के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से AE बटा EC बराबर में AD बटा में क्या हो गया, BD। इसको थोड़ा बदल के भी लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे करके लिख सकते हैं AD बटा में BD और बराबर AE और बटा में EC। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। थेल्स के प्रमेय के कथन को हम लोगों ने सिद्ध कर दिया और इसका एक दो उप प्रमेय होता है। आप क्या करेंगे, आपको जो करना रहेगा आप उसे एक बार इसको सिद्ध करना रहेगा, AD बटा AB, ठीक, AD बटा AB। हम इस बात को जो है आप लोग कमेंट करिएगा, हम इस बात को अगली वीडियो में बताएंगे, जरूर बताएंगे। उप प्रमेय जो 2 है, केवल करना कुछ नहीं है, करना ये है इसमें आप एक जोड़ दोगे, यानी कि देखो करना ये होगा कि AD बटा AB आ जाएगा, यानी कि जिसको बचाना होगा उसको आपको कर देना ऊपर, जिसको हटाना होगा उसको कर देना नीचे, ठीक, समझ रहे हैं। यानी कि उप प्रमेय आप लोगों को सिद्ध करना रहेगा, हम इसको इस बात को बताएंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो उप प्रमेय आएगी, उसके बाद आएगी सेकंड वीडियो आएगी, जब उसके बाद जब आएगी तो आएगी प्रमेय नंबर 2, ठीक है। तो आज तक की वीडियो में बस इतना ही। आप एक बार 2 बार नहीं 3 बार 4 बार जरूर प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, क्योंकि परीक्षा में श्योर पूछा जाता है प्रमेय, ठीक। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।